तो मानसिक तनाव बढ़ते 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 हो सकता है उसका रूप ही बदल जाए बिल्कुल, और लोग कहेंगे कि इनके ऊपर देवी सवार हो गई, इनके ऊपर कोई आत्मा सवार हो गई। हो सकता है माँ ने 2 केले उठाए और एक आपको दे दिया, एक दूसरे बच्चे को दिया, और एक बच्चे को लगा नहीं मुझे छोटा दिया है। कई बार अपने आप को सेल्फ हार्म कर लेगी, जैसे कि कट कर लेंगी अपनी बॉडी को अगर उनकी बात ना मानी जाए। तो ये बॉर्डर लाइन के केसेस बढ़े हैं अपने इंडिया में। वो दवाएं लाइफ लॉन्ग चलेंगी, कभी नहीं बंद होंगी। मानसिक बीमारियां कभी ठीक नहीं होती हैं। यकीन मानिए ये सारी की सारी भ्रांतियां हैं। लाइफ एक रोलर कोस्टर है, लेकिन जनाब अब ये इतना तेज दौड़ने लगी है कि हर किसी की सांस फूल रही है। बचपन से सुनते आए थे कि टेंशन लेने का नहीं देने का, लेकिन अब तो हालात ये हैं कि टेंशन नहीं हमें रेंट पर रख लिया है। चाहे घर हो या ऑफिस, स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह स्ट्रेस ऐसे चिपक गया है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग का मैसेज। कभी काम का प्रेशर, कभी रिश्तों का टकराव, कभी करियर की उलझने। मेंटल हेल्थ अब मजाक नहीं, सीरियस इशू बन चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे खुलकर बात। मैं हूं रुचि शर्मा और हमारे साथ हैं सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर गणेश शंकर जी, जो हमें बताएंगे कि मेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे आउट और खुशियों को कैसे इन किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का अपने स्टूडियो में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत अपने स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम लोग आज मेंटल हेल्थ को लेकर बात करने आ रहे हैं जी। तो एक वो फेज याद करें, वो वक्त याद करें जब लोग एकदम फ्री हुआ करते थे, खुश रहते थे, लाइफ में थोड़ी सी टेंशन आई तो एक दूसरे से शेयर कर लिया और एकदम फ्री हो गए। लेकिन आज के अगर प्रॉपर टाइम पे देखें तो स्ट्रेस लगभग हर किसी के चेहरे पे अलग से नजर आ रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो उसकी तो मतलब ऑलमोस्ट धज्जियां उड़ चुकी हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज के टाइम में मेंटल हेल्थ पर बात करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का आधार है। हमारा जीवन कैसा चलता है, हम खुश रहते हैं या परेशान रहते हैं, जीवन में हम अचीवमेंट कुछ अपनी जो हमने डिसाइड किए हैं उनको अचीव कर पाते हैं, सक्सेस अचीव कर पाते हैं, हमारा परिवार हमारे साथ सामंजस्य में है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। तो 2017 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च हुई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और निम्हांस बैंगलोर, एक हॉस्पिटल है, मानसिक जो समस्याएं हैं उनका शीर्ष संस्थान माना जाता है निम्हांस। तो ये जो रिसर्च हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। उस रिसर्च में ये पाया गया कि भारत में करीब 13.7% लोगों को मानसिक समस्याएं हुई। तो जब ये रिसर्च आई तब लोगों के सामने, भारत सरकार के सामने बड़ा चैलेंज हुआ कि इसके पहले कभी कोई अवेयरनेस नहीं थी कि करीब करीब 15% आबादी को मानसिक समस्याएं हैं। फिर हम लोगों ने कोविड का समय देखा, मानसिक समस्याओं का प्रतिशत लगभग 40% हो गया। बहुत बड़ा है ये प्रतिशत, बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभर कर आया। जब आपने जागरूकता की बात करी तो इसी को अगर देखें तो कुछ लोग होते हैं जिस अपनी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो मुझे डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, या मेरा काम में मन नहीं लग रहा है तो कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसे ही कुछ लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं और उनको लगता है कि यार अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, और थोड़ी देर में उन्होंने म्यूजिक सुना या कुछ और किया तो वो ठीक हो गए। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस को किस तरह से लेना चाहिए इंसान को? नींद ना आना जी, चिड़चिड़ापन हो जाना, सरदर्द हो जाना, ये इंसानी शरीर के सामान्य लक्षण है जो कभी कभी हो सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार के मानसिक समस्याओं में भी ये लक्षण होते हैं। अगर हमें जानकारी होगी तो हम घबराएंगे नहीं जी। ठीक, जैसे मान लीजिए 6 महीने में कभी मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मुझे सर दर्द हो गया, या ऐसा हुआ कि नींद नहीं आई, और अचानक मैंने कोई प्रोग्राम देखा या कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं पर कोई आर्टिकल पढ़ा और घबरा के डॉक्टर के पास पहुंच गया, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर मुझे 3 महीने हो गए या 2 महीने हो गए और इस प्रकार की समस्याएं हैं, मुझे नींद नहीं आती, सर दर्द बना रहता है, चिड़चिड़ापन, फिर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, वो भी गलत है। तो यानी हमको ये पता होना चाहिए कि सामान्य मानसिक जो बीमारियां हैं कम से कम उसके लक्षण क्या होते हैं।
ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तब हम घबराएंगे नहीं और अपने लक्षणों का सही आकलन कर पाएंगे। जो आज के समय की सबसे कॉमन मेंटल प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो उनके पास सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन सी हैं? देखिए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस करके एक हम लोगों की गाइड बुक होती है, वो वर्ल्ड ओवर पूरे विश्व में वो एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पर मानसिक बीमारियों की गणना की जाती है जी। तो उसमें करीब करीब तकरीबन 400 के आसपास विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां उसमें संकलित की गई हैं। बट जो सामान्य मानसिक बीमारियां हैं जो हम मनोरोग विशेषज्ञों के पास मरीजों के रूप में लोग आते हैं जी, उनमें है मानसिक तनाव, जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर हम लोग कहते हैं, अवसाद, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कि व्यक्ति को गंदगी से बड़ी परेशानी होती है, वो बार बार हाथ धोता रहता है, हो सकता है एक बार वो टॉयलेट जाए तो 10 बार हाथ धोए, या बातों को बहुत देर तक एक ही बात उसको घंटों परेशान कर देती है। फिर नशे की लत, नशे की लत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नशे की लत को लोग बुरी आदत समझते हैं, कोई इसको मानसिक समस्या नहीं समझता, जी जी, जबकि नशे की लत एक मानसिक बीमारी है जिसका कि उपचार किया जाता है। इसके अलावा साइकोसिस है, मैनिया है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी बीमारी पहले इंडिया में उतनी नहीं प्रीवेलेंट थी, उतनी नहीं पाई जाती थी, लेकिन कुछ विगत वर्षों में करीब एक दशक में इसके परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। पहले मानते थे ये बीमारी विदेशों में, डेवलप कंट्रीज़ की बीमारी है, जिसमें कि स्पेशली यंग फीमेल होगी, उसके पेरेंट्स से जल्दी नहीं बनती है, वो बहुत मूडी नेचर की होती है, अपने अगर उसका जिद पकड़ लेगी तो पकड़ लेगी, मूड फ्लक्चुएट करेगा, कई बार अपने आप को सेल्फ हार्म कर लेगी, जैसे कि कट कर लेंगी अपनी बॉडी को अगर उनकी बात ना मानी जाए। तो ये बॉर्डर लाइन के केसेस बढ़े हैं अपने इंडिया में। कॉन्डक्ट डिसऑर्डर है, जैसा कि एक बच्चा है वो अपने बिगड़ैल स्वभाव के कारण घर में, स्कूल में, पास पड़ोस में बड़ा बदनाम रहता है कि ये नियम तोड़ता है, सबसे लड़ाई करता है, कहना नहीं मानता, पढ़ता नहीं है। तो ये कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन मुख्यतः ये सामान्य बीमारियां हैं जिसके पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं। तो इन सारी बीमारियों का इलाज क्या मेडिसिन से पॉसिबल है? क्या आप अपने पेशेंट्स को मेडिसिन सजेस्ट करते हैं या इनमें से कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ थेरेपी से सही हो सकती हैं? देखिए, अगर आप किसी गेस्ट को अपने घर में खाने पे बुलाते हैं तो आप उसको सिर्फ दाल या चावल या पनीर की सब्जी से उसका पेट नहीं भर सकते। आपको उसको पूरे खाने का पूरा हर एक उसका जो कंपोनेंट है वो सर्व करना पड़ेगा, राइट? तो ट्रीटमेंट किसी एक एस्पेक्ट पे फोकस तो हो सकता है, लेकिन सफल तभी होता है जब हम सारे एस्पेक्ट्स को मिलाएं। तो सारे एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? नंबर 1 दवाएं हैं जी। दवाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और बहुत सारी रिसर्च अब डे बाय डे होती हैं और आजकल एडवांस मेडिकेशंस अवेलेबल है जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, जिन पे डिपेंडेंसी बहुत कम होती है, नशे की लत नहीं लगती। तो ऐसी सेफ मेडिसिन्स अवेलेबल हैं मानसिक बीमारियों को ठीक करने में। तो दवाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दवाओं के अलावा CBT सेशंस होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको सामान्य भाषा में लोग काउंसलिंग सेशंस भी कहते हैं, तो उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और बहुत सारे तो ऐसे भी केसेस हैं जहां हम लोग पहले काउंसलिंग का ही रास्ता लेते हैं। अब नए और एडवांस ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, लाइक RTMS, रिपीटिटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ साइकेट्रिस्ट। सबसे अत्याधुनिक उपचार है जिसमें कि पेशेंट इसी तरह कंफर्टेबल एक चेयर में बैठता है और उसके ब्रेन पर एक कॉइल लगाते हैं और एक मशीन के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है। ये US FDA अप्रूव्ड थेरेप्यूटिक मॉडलिटी है और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। किस पेशेंट्स में कौन सा ट्रीटमेंट पहले लेना है ये साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करता है। बट अगर इसको बहुत ही जन सामान्य के लिए इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम बोलें तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको हल्का तनाव है, इश्यूज आंखों के सामने हैं, जैसे लाइक द कपल्स आते हैं हम लोगों के पास एंड देयर इज अ पुअर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अवसाद में है, डिप्रेशन में, तो पहले बातचीत का रास्ता, दवाओं का नंबर बाद में। कोई पेशेंट आया वो बहुत ज़्यादा उसका आउट ऑफ कंट्रोल माइंड है, वहाँ दवाओं का शायद इंजेक्शन का शायद भर्ती करने का सबसे पहले रास्ता अपनाना पड़ेगा।
तो काउंसलिंग का डेफिनेटली महत्वपूर्ण रोल है। डॉक्टर साहब, एक मिथ है या लोगों का ऐसा कहना भी है कि जब साइकेट्रिस्ट के पास जाने की बारी आती है तो कई लोग कहते हैं कि अरे साइकेट्रिस्ट के पास जाके क्या करोगे, वो सिर्फ सोने की दवा देंगे और सुलाते रहेंगे, उसी से ठीक हो जाएंगे। तो क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है? मानसिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। ढंग से आप सोचिए कि अगर हम सर से पैर तक अपने शरीर को देखें जी। तो बीमारियां हार्ट की भी हो सकती हैं, लीवर, किडनी या शरीर के किसी अंग भी की हो सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ग्रेड 4 कैंसर हो, तब भी वो डॉक्टर के पास जाता है किस उम्मीद से जाता है कि डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, कुछ भी करो लेकिन मुझे ठीक कर दो, मुझे जीना है। यही हमारा एक पेशेंट होता है डिप्रेशन का, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत अच्छा घर है, परिवार है, अच्छे पेरेंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग करियर है, बहुत बढ़िया सब कुछ है, और वो आत्महत्या कर लेता है। उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो कौन सी बीमारी बड़ी हुई? आप खुद सोचिए, कौन सी बीमारी बड़ी हुई जहां मरीज खुद कहता है मुझे जीना नहीं है। तो मानसिक बीमारियों की सीवियरिटी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अज्ञानतावश लोग डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा, कुछ भ्रांतियां हैं। नंबर 1, साइकियाट्रिस्ट नींद की दवाएं देते हैं। साइकियाट्रिस्ट ऐसी दवाएं देते हैं जिन दवाओं की लत पड़ जाती है। वो दवाएं लाइफ लॉन्ग चलेंगी, कभी नहीं बंद होंगी। मानसिक बीमारियां कभी ठीक नहीं होती हैं। यकीन मानिए, ये सारी की सारी भ्रांतियां हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसा कि बताया कि डिप्रेशन उनको भी होता है जिनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, रिलेशनशिप भी बढ़िया है, सब कुछ। तो ऐसी वाली सिचुएशन में फिर डिप्रेशन होने का कारण क्या बनता है? ब्रेन को समझने की कोशिश लगातार साइंटिस्ट कर रहे हैं, हम साइकियाट्रिस्ट कर रहे हैं, लेकिन समझने में अभी भी मुझे लगता है बहुत समय लगेगा। फिलहाल हमारे पास जो नॉलेज है वो कहता है कि एक मॉडल है जिसको हम कहेंगे बायो साइको सोशो कल्चरल मॉडल, यानी 4 कंपोनेंट हो गए जिसके बेसिस पे ये बीमारी हो सकती है। बायोलॉजिकल रीज़न होते हैं, यानी अच्छा भला व्यक्ति है और ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स हैम्पर हुए और उसको बीमारी हो गई, कोई समस्या ही नहीं उसके जीवन में, सब कुछ ठीक था, बस ये न्यूरोकेमिकल के लेवल पर गड़बड़ हो गई। साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रीज़न है। मान लीजिए माँ और बाप 2 बच्चे हैं, दोनों को बराबर प्यार करते हैं, लेकिन एक बच्चे को ये महसूस होने लगा कि नहीं, मुझे कम प्यार किया जाता है। हो सकता है माँ ने 2 केले उठाए और एक आपको दे दिया, एक दूसरे बच्चे को दिया, और एक बच्चे को लगा नहीं मुझे छोटा दिया है। मान लो लड़की को ऐसा लगता है भाई को ज़्यादा प्यार करती मम्मी, भाई को देखिए बड़ा अकेला देती हैं, मुझे छोटा देते हैं। नाउ दिस इज ए मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रीजन। अगर शायद वो बच्ची अपनी मम्मी से पूछ ले मम्मी क्या ऐसा है, तो मैं नहीं बेटा मैंने तो सोचा ही नहीं। बिल्कुल राइट। सोशल फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहाँ पर अमीरी है, कहाँ गरीबी है, कहाँ रूरल इंडिया में है या अर्बन में है, ये सब सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। कल्चर अफेक्ट करता है। बहुत सारी सेक्सुअल डिसऑर्डर को हम लोग कल्चर बाउंड सिंड्रोम कहते हैं। तो अगर मान लीजिए उसमें क्योंकि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होती हैं वो साइकियाट्रिस्ट का डोमेन होता है, हम एक्सपर्टीज़ हैं हम लोगों की उसमें रहती है, तो हम लोग उसमें सही नॉलेज दे पाते हैं, सही ट्रीटमेंट कर पाते हैं। अज्ञानतावश लोग बहुत सारे नीम हकीम के पास इलाज कराते रहते हैं और दिक्कत और बढ़ती रहती है, क्योंकि वो डरा देते हैं लाइक कि 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन इज इक्वल टू 100 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। अब यंग बच्चा है, टीनेज का है, उसे नॉक्टर्नल एमिशन हुआ तो घबरा गया कि उसकी बॉडी का 1 लीटर ब्लड तो चला गया। तो ये कल्चर ने सिखाया है उसको, हमारे कल्चर की वैल्यूज है, तो वो बीमार होने लगते हैं इसको सोच के। तो कल्चर भी अफेक्ट करता है। तो ऐसे कई मॉडल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि मानसिक बीमारी है। इसमें कौन सा एक्टिव है ये अलग अलग केस वाइज वेरी करता है। वर्क प्लेस पे अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, वर्कलोड है, तो ऐसे में जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो किस तरह से पॉसिबल हो, किस तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आज के समय में इतना स्ट्रेस भरी लाइफ में भी, इतनी स्ट्रेस भरी सिचुएशन में भी कैसे वर्क लाइफ बैलेंस पॉसिबल करें? अगर कोई पैदा हुआ, बड़ा हुआ, काम कर रहा है, काम जिंदगी भर किया, बहुत मेहनत से किया और मर के चला गया दुनिया से, तो वो इंसान नहीं है, वो गधा है। डोंकी इज डेस्टाइन्ड टू दिस काइंड ऑफ वर्क। हम इंसान काम करने के लिए नहीं पैदा हुए, हम लोग जीने के लिए पैदा हुए हैं। गलती इंसान से होती है कि जिंदगी की
पूरी हॉलिस्टिक पिक्चर को देखना भूल जाता है। पूरी हॉलिस्टिक पिक्चर को देखोगे तब आपको ज़िंदगी की खूबसूरती का एहसास होगा, तब आपको वर्क बर्डन नहीं लगेगा, वर्क प्लेजर लगेगा। बिकॉज वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारा इंसानी दिमाग बड़ा खुरापाती है, इसको कुछ चाहिए होता है करने के लिए। यकीन मानिए, अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए तुम्हें क्या चाहिए, सब एक पेपर में लिख दो और उसको वो सब कुछ आज अवेलेबल करा दिया जाए और उसे कुछ ना करने दिया जाए, तो वो जरूर साल भर में मेरा पेशेंट हो जाए। तो इंसानी दिमाग ऐसा है कि इसको कुछ करने के लिए चाहिए होता है। तो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी ज़िंदगी के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारा पर्सनल डोमेन, हमारा सोशल डोमेन, हमारा प्रोफेशनल डोमेन और हमारा लेज़र टाइम एक्टिविटीज़। 4 यानी ज़िंदगी, आप समझिए हम लोग कुर्सी पे बैठे हैं, इसके 4 पाए हैं। तो पर्सनल लाइफ इम्पॉर्टेंट है, हमारा संबंध हमारे परिवार से कैसा है, हमारे अपनों से कैसा है। पर्सनल के बाद सोशल लाइफ आती है। अब मान लीजिए डॉक्टर साहब हैं, सिर्फ पेशेंट देखते हैं क्लिनिक में, घर चले जाते हैं, बीवी बच्चों को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं और दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है, तो डॉक्टर साहब कुछ सालों बाद खुद ही डिप्रेशन की दवा खाएंगे। फिर आता है हमारा प्रोफेशनल लाइफ यानी काम काज। काम काज महत्वपूर्ण है। काम काज इसलिए आज के ज़माने में इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर आदमी को अपना घर चाहिए, हर आदमी को टीवी चाहिए, गाड़ी चाहिए। हम लोगों को पैसे की आवश्यकता है, इसलिए काम जरूरी है। साथ में काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है, काम होता है ये सिद्ध करने के लिए अपने आप को कि हाँ आई एम समथिंग, मैं हूँ कुछ मैं अच्छा कर सकता हूँ अपने जीवन में। हो सकता है एक साइंटिस्ट कोई इन्वेंशन करके ये फील करे कि वो बहुत अच्छा है, और कोई साफ़ सफाई करने वाला हमारा भाई बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करे और वो ये मन में खुशी फील करे कि हाँ मैं एक काम जानता हूँ जो बहुत अच्छे से करता हूँ। नाउ बोथ आर इक्वल in the view of a psychiatrist, believe me, everybody has got their own word। तो हमें काम के माध्यम से पैसे ही नहीं कमाने हैं, काम के माध्यम से हमें अपनी मानसिक शांति को प्राप्त करना है। देन होता है आखिरी चीज़, वो होती है आप परिवार के लिए जी लिए, समाज के लिए जी लिए, काम काज भी कर लिया, आप अपने लिए कब जिए। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आखिरी एस्पेक्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि 24 घंटे में एटलीस्ट 15 मिनट तो अपने साथ बिताइए, और ये हो नहीं पाता कई बार। तो ये 15 मिनट तो निकालने पड़ेंगे, तब कहीं जाके हमको समझ में आएगा कि जीवन सिर्फ काम काज के लिए नहीं बना है, जीवन जीने के लिए बना है। और फिर आप यकीन मानिए आपको अपने काम में खुद ही इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और आपको कभी भी तालमेल बिठाने में कि अपने ऑफिस में, अपने परिवार में कोई मशक्क़त करनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ स्मूथ हो जाए। और डॉक्टर साहब, जहाँ आपने ये सारी चीज़ें बताई, तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो कई एम्प्लॉयज़ की ये शिकायत होती है कि ओवर वर्कलोड, ज़्यादा समय तक काम करना, तो ऐसे में ना वो समाज को टाइम दे पा रहा है, ना वो परिवार को टाइम दे पा रहा है, ना वो खुद को टाइम दे पा रहा है। बट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको काम करना ज़रूरी भी है। प्लेट में उतना ही लीजिए ना जितना आप खा सकते हो। मैं इसके लिए ट्रेनिंग को जिम्मेदार मानता हूँ। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट सारी दुनिया इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो शॉट बहुत अच्छे मारता था, वो इसलिए भी उसको इतना बड़ा खिलाड़ी मानते हैं कि उसको बॉल छोड़नी भी आती थी। जब सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छी वेल पेस बॉल को छोड़ देते थे कि नहीं ये बहुत खतरनाक बॉल है, आउट हो सकता हूँ, तो कमेंटेटर उसको गुड लीव बोलता था कि देखो छोड़ना भी कितनी बड़ी आर्ट है, इतने बड़े मास्टर को ही पता है कि इसको छोड़ देना है। और हम लोग जो मिलेगा सब चाहिए, छोड़ना ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो हमारी लाइफ एट ईज नहीं रह जाती है। हम सिर्फ भाग रहे होते हैं और चाहते हैं कि शायद ये मिल जाए तो हमें ज़िंदगी में खुशी मिल जाएगी। फिर वो मिलता है तो भूख कभी शांत नहीं होती, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम अगली चीज़ को पकड़ते हैं और फिर कहते हैं कि अरे क्या हुआ, खुशी को हम बिल्कुल खोजते जा रहे, खुशी भागती जा रही है हमारे आगे। तो बीच बीच में व्यक्ति को सारा दिन में एटलीस्ट मान लीजिए डिनर के बाद 10 मिनट टहले, तो 10 मिनट अपने से बात कर लो, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या चीज़ें हैं जो अननेसेसरी मेरा टाइम कंज्यूम कर रही हैं, मेरी मेंटल एनर्जी को खा रही हैं, क्या चीज़ें हैं, हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से परेशान हो। आई और वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट टू माई क्लाइंट्स दैट आफ्टर टेकिंग अ डिनर you go for a walk for 5 to 10 minutes, not very much, at least 5 to 10 minutes, and just talk to yourself, अपने से बातें करिए। हमारे जो व्यूअर्स हैं
अब वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को उनको कितना प्रायोरिटी देनी है, उसको कैसे बैलेंस रखना है, कैसे सही रखना है? Everybody always remember that denominator of everything in your life is your mental health. अपने पेरेंट्स से बात करें, हर एज में, चाहे वो बच्चा हो, हमारी एज ग्रुप का हो या वयस्क हो, अगर उसके माता पिता हैं तो यकीन मानिए वो बहुत ही सौभाग्यशाली है और बिगेस्ट सपोर्ट होते हैं पेरेंट्स हमारे लिए। तो अपने माता पिता से अपनी व्यथा को व्यक्त करने में कभी भी ना हिचकिचाएं, और फिर भी लगता है कि समाधान नहीं निकल रहा है तो फिर आप विशेषज्ञ के पास जाएं और अपनी बात को रखें, निश्चित तौर पे आपकी मदद होगी।